नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिसे हम शॉर्ट में कैग कहते हैं। साथियों, इसमें आज हम देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति है जो किसके द्वारा की जाती है, इसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, इनकी शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके कार्य क्या होते हैं, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ठीक ना। और इसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके कुछ स्तंभ या उसके कुछ रक्षक होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे देश के भी कुछ स्तंभों में से कुछ चार प्रमुख उसके रक्षक या स्तंभ बोलते हैं, उसके चार प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें हम पहला है हमारा न्यायपालिका, ठीक है ना। न्यायपालिका, यदि हमारे देश की न्यायपालिका सुचारू रूप से सही से काम करेगी तो हमारा देश का लोकतंत्र सही रूप से चलेगा। दूसरा है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो यदि सुचारू रूप से काम करेगी, अपना काम ईमानदारी से करेगी, तो हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र सही रूप से काम करेगा। इसके बाद हमारा तीसरा है कैग, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चौथा है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग ऐसी संस्था है, यदि यह सही रूप से काम करती है तो प्रशासन में सही व्यक्ति या योग्य व्यक्ति ही पहुँच पाते हैं। साथियों, इन चारों पिलर को भारतीय संविधान व्यवस्था का रक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चार पिलर हैं इनको भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था का रक्षक कहते हैं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, ठीक है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। कौन होता है? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, यह लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर होता है। जो इसका नियंत्रण होता है वह केंद्र में भी करता है और राज्य में भी इसका नियंत्रण होता है, ठीक है। इसका कर्तव्य है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत प्रशासन संभाले। जो कैग है, इसका कर्तव्य है कि वह भारत के संविधान एवं विधि के तहत प्रशासन संभाले, ठीक है। ये इसका मुख्य कर्तव्य है। साथियों, ये तो हुए कैग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि इसकी योग्यता या इसकी नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति होती है तो इसकी नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसकी देखते हैं योग्यता कि इसकी योग्यता या कितने योग्य व्यक्ति को ही हम कैग नियुक्त कर सकते हैं। साथियों, भारतीय संविधान में इसकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में इसकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है, नहीं किया गया है। इसका निर्धारण संसद करती है। इसका निर्धारण योग्यता का निर्धारण है जो संसद के द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण संसद के ऊपर छोड़ दिया गया, ठीक है। इसकी योग्यता का निर्धारण जो संसद के द्वारा किया जाता है। साथियों, बात करते हैं इसकी नियुक्ति की, ठीक है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति है जो अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शपथ। ये शपथ किसके सम्मुख लेता है? तो यह राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेता है। किसके सम्मुख? यह राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेता है, ठीक है। राष्ट्रपति इसे शपथ दिलाते हैं, ठीक है। साथियों, बात करते हैं शपथ में क्या क्या शपथ ग्रहण करता है। यह पहले पॉइंट में कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, मैं भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा, सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा। ठीक है, ये पहले पॉइंट में कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा। दूसरे में कहता है कि मैं भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा। मैं भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा। तीसरे पॉइंट में कहता है कि मैं संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखूँगा, कि मैं संविधान व विधि की मर्यादा को बनाए रखूँगा। शपथ में ये शपथ ग्रहण करता है। पहले में ग्रहण करता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा। दूसरे पॉइंट में कहता है कि मैं भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा। तीसरे पॉइंट में कहता है कि मैं संविधान एवं विधि की मर्यादा को बनाए रखूँगा। तो उसकी शपथ हो गई। अब हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। किसका कार्यकाल कितना होता है? जो कैग का कार्यकाल होता है साथियों वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है ना, उसका यदि 6 वर्ष पूरे हो गए तो वह रिटायर्ड हो जाएगा, और यदि उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है तो वह भी रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे कि इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इसको हटाया किस विधि से जाता है। साथियों बात करते हैं पहले इसको हटाने की प्रक्रिया। इसको कैसे हटाया जाता है। ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन तो यही है कि वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे। ठीक है, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे। दूसरा पॉइंट है कि वह राष्ट्रपति उसे उसी आधार पर हटा सकता है। राष्ट्रपति उसे उसी आधार पर हटा सकते हैं जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी आधार पर इसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। साथियों इसका पद है जो राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके ही समान इसका पद होता है। कैग का पद होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है, तो उसे उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए संसद में तीसरा पॉइंट है, इसको हटाने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है कि इसको केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है, इसको और कोई नहीं हटा सकता, इसको केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके वेतन एवं भत्ते। ठीक है, इसके वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। साथियों इसके वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कहाँ से? संचित निधि से दिए जाते हैं। वेतन एवं भत्ते इसके भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, और इसका निर्धारण है, इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण है जो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो इसके वेतन एवं भत्ते हैं ये संचित निधि से दिए जाते हैं, और इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि यह अपनी सेवा पूरी या अपने पद से रिटायर्ड होने के बाद भारत सरकार का कोई पद ग्रहण कर सकता है। तो साथियों संविधान में कहा गया है कि यह अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या
राज्य सरकार का कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको काम रिटायर्ड होने के बाद कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं इनके कार्यों की। ठीक है, कि इसके कार्य क्या होते हैं। साथियों, बात करते हैं अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की कि यह कार्य कौन कौन से करता है। तो साथियों, इसका पहला कार्य है कि यह भारत की संचित निधि या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि का लेखा परीक्षण कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि भारत की संचित निधि या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की संचित निधि का लेखा परीक्षण कर सकता है। दूसरा कार्य है इसका कि यह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र एवं राज्यों में लेखा प्रारूप कैसा हो। दूसरा पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र एवं राज्यों का लेखा प्रारूप कैसा हो। तीसरा पॉइंट कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रकार की लेखा रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह राष्ट्रपति को 3 प्रकार की लेखा रिपोर्ट सौंपता है। ये रिपोर्ट कौन कौन सी है देखते हैं। तो पहली रिपोर्ट है विनियोग लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट। ठीक है, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। ठीक है, दूसरी है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। ठीक है, तीसरी है सरकारी उपक्रम परीक्षण रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 3 रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति है जो इन सभी रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखते हैं। ठीक है, और इनकी जांच होती है। साथियों, इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। जो रिपोर्ट हैं इनकी जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा दी जाती है उनको राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं और इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। साथियों, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह संसद के एजेंट के रूप में काम करता है। कैसे? संसद के एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो कैग होता है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। साथियों, ये तो था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बात करते हैं कि इनसे संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, इनके अनुच्छेदों की बात करते हैं कि इनके अनुच्छेद कौन कौन से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है साथियों, कैग से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं। हमारा अनुच्छेद नंबर 1 है अनुच्छेद 148 है। ठीक है, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। यह कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। यह होता जो अनुच्छेद 148 है, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित होता है। हमारा दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 151। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, शक्तियों के उल्लेख अनुच्छेद 151 में किया गया है। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 150 है। ठीक है, अनुच्छेद 150। ठीक है, अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ एवं राज्यों के लेखे का प्रारूप कैसा होगा। ठीक है, अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ एवं राज्यों के लेखा का प्रारूप कैसा होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 150 में कहा गया है। साथियों, यह मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।